हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल एक्सप्लोरर बाय सारिका पे। आज का हमारा टॉपिक है पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी को स्टडी करते हैं। फर्स्टली जो पोसोलॉजी होता है वो ओरिजिनेट होता है ग्रीक टर्म पोसोस प्लस लोगोस से। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, लोगोस मतलब स्टडी करना। तो पोसोलॉजी के अंदर हम जो डोजेज होते हैं, मतलब कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो डोज फॉर्म में लेते हैं, मतलब कितनी लेनी है हमें, तो हाउ मच उसके अमाउंट को डिफाइन करते हैं और उनकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। तो हम पोसोलॉजी को वन लाइन में डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, पोसोलॉजी इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेज ऑफ मेडिसिन। मतलब मेडिसिन की डोजेज को ही स्टडी करना पोसोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं होम्योपैथिक पोसोलॉजी की। तो होम्योपैथिक doctrine of doses is based upon the discovery of the opposite action of large and small doses of medicine। जो होम्योपैथिक डोज हैं उनकी स्टडी किसके ऊपर बेसिस है कि जो लार्ज और स्मॉल डोज हम लेते हैं तो उनका जो एक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब जो स्मॉल डोज में मेडिसिन ली जाती है और जो लार्ज डोज में ली जाती है उन दोनों का जो एक्ट ऑफ एक्शन है या फिर जो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। उसी की डिस्कवरी के बेसिस पे होम्योपैथिक डोजेस की स्टडी बेस्ड है। अब होम्योपैथिक जो डोज हैं वो इंक्लूड करती है पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म एंड नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो जब हम होम्योपैथिक डोज की स्टडी करेंगे तो न सिर्फ डोज की क्वांटिटी को देखेंगे, उसकी पोटेंसी को, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं उसको, या फिर कितनी बार ले रहे हैं दिन में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कितना है, उसको हम होम्योपैथिक डोज के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद जो स्मॉल डोजेज एंड होम्योपैथिक आर द कॉमनली रिगार्डेड एज सिनोनिम फॉर्म्स या टर्म्स। हम होम्योपैथी में मेनली रिगार्ड करते हैं कि जो डोज होती हैं वो स्मॉल ही ली जाती हैं। मतलब जो स्मॉल डोज बोल लो या फिर होम्योपैथिक डोजेज बोल लो तो वो एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद एक पैरासेलिस ने कहा था कि पॉइजन इन एवरीथिंग एंड नथिंग इज़ विदाउट पॉइजन, कि हर चीज़ में पॉइजन है और कोई भी चीज़ पॉइजन के बिना नहीं है। द डोज मेक्स इट इज़ ए पॉइजन और ए रेमेडी। हम उसको कितनी अमाउंट में ले रहे हैं वो डिफाइन करता है कि वो मेडिसिन या फिर वो सब्सटेंस हमारे लिए पॉइजन की तरह एक्ट करेगा या एज ए रेमेडी की तरह एक्ट करेगा। तो पैरासेलिस ने बोला कि हर चीज़ में पॉइजन होता है, कोई भी चीज़ बिना पॉइजन के नहीं होती है। वो कौन डिफाइन करता है कि वो पॉइजन है फिर रेमेडी है, उसकी अमाउंट या उसकी डोज, हम कितनी क्वान्टिटी में उसको ले रहे हैं। अगर हम उसकी उतनी क्वांटिटी लेंगे जितना वो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होगा तो वो हो जाएगा रेमेडी, और उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉइजन। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी और डोज। हमें जो डोज की है वो कितनी अमाउंट लेनी चाहिए और किस पोटेंसी की लेनी चाहिए, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी को कैसे डिवाइड किया गया है। तो पोटेंसी को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, लो पोटेंसी, मीडियम और ट्रांजिशन पोटेंसी एंड द हाई पोटेंसी। तो लो पोटेंसी किन को बोलते हैं, जो बिलो 30 या फिर 24x या फिर 12c उससे नीचे की जितनी भी पोटेंसी होती है उन सबको हम बोलते हैं लो पोटेंसी। अब बात करते हैं कि 24x और 12c और सब क्या है, ये क्या है, स्केल के ऊपर बेसिस होते हैं x और c। मतलब जब हम पोटेंसी को प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं तो हम किस स्केल का यूज़ करें उसके बेसिस पे हम ये साइन लगाते हैं x c। तो 3 टाइप्स के स्केल यूज़ करते हैं, डेसिमल स्केल, सेंटीमल स्केल और मिलीमल स्केल। तो डेसिमल स्केल के अंदर हम x लगाते हैं और सेंटीमल स्केल के अंदर c लगाते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे x और c ये सब लगाया। तो स्केल जो है वो हम अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अब इतना ही समझ लेते हैं कि जो 24x 12c या फिर बिलो 30 बोल सकते हैं वो लो पोटेंसी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये दो इसलिए बोले गए हैं कि बिलो 30 किसी दूसरी बुक के अंदर लिखा गया और ये डिवीज़न किसी और बुक के अंदर लिखा गया। तो ये दोनों हम राइट हैं, ये दो अलग अलग बुक के अंदर लिखा गया, दोनों ही सही है। मीडियम और ट्रांजिशन पोटेंसी किनको बोलते हैं, या तो पोटेंसी बिटवीन 30 to 1 m हो या फिर क्या बोल सकते हैं 24x 12c से 200x 100c तक हो। अब हम इन दोनों में से क्या है कि एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या तो बोल दीजिए कि 24x से लेकर 200x, ये क्या हो गया हमारे पास मीडियम पोटेंसी। लो पोटेंसी का क्या पैरामीटर था, 24x और बिलो।
इससे नीचे वाले सारे क्या किसके अंदर रहते हैं, लो पोटेंसी के अंदर। आप एक याद रख लीजिए, मतलब इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं, कोई एक याद कर लीजिए, या तो 24x से 200x, या फिर 12c से 100c, या फिर इनमें से कोई बिलो 30 पोटेंशियल बिटवीन 30 to 1m, इनमें से कोई याद कर लीजिए, फिर इनमें से कोई एक याद कर लीजिए। उसके बाद हाई पोटेंसी वो भी अबाउ 1m, या फिर अबाउ 200x, या फिर 100c, इनमें से क्या हो जाएगा, हाई पोटेंसी। अब ये तो बात हो गई 3 टाइप के पोटेंसीज के। अब किसको कितनी पोटेंसी की मेडिसिन देनी है उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, हमें पोटेंसी को सिलेक्ट करते टाइम कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पढ़ते हैं। द ससेप्टिबिलिटी, द सीट ऑफ डिजीज, द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट। तो ससेप्टिबिलिटी होती है वेरी इंपॉर्टेंट गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के लिए जो मेन या फिर इंपॉर्टेंट या फिर ओनली गाइड भी हम बोलते हैं वो है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी को हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे अभी, उससे पहले पढ़ते हैं द सीट ऑफ डिजीज। मतलब जब हम पोटेंसी को देते हैं कि उसको पेशेंट को, तो हम डिजीज़ की साइट को भी ध्यान में रखते हैं, उसके पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं कि डिजीज़ किस ऑर्गन को हुआ है, बॉडी के किस पार्ट को हुआ है, कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इफेक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस पोटेंसी की उसको डोज देनी है। उसके बाद नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई इंटेंसिटी की है, लो इंटेंसिटी की है, इफेक्ट बॉडी पे कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, किस नेचर की है, क्रोनिक है, एक्यूट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिलेक्शन पोटेंसी कौन सी देनी है, लो देनी है, हाई देनी है, फिर मीडियम देनी है। उसके बाद स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ कितने टाइम तक रही है, कितने टाइम तक उसका इफेक्ट रहा है बॉडी के ऊपर, मतलब एक्यूट और क्रोनिक हम बोल सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ट्रीटमेंट, मतलब हम जब पोटेंसी दे रहे हैं तो ये भी देखते हैं कि उससे पहले जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा था डिजीज़ का वो कौन सा था, किस टाइप का था, उससे कितना इफेक्ट हुआ बॉडी पे, क्योर हुआ या फिर उसके डिसएडवांटेज हुए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें पोटेंसी कौन सी देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो ससेप्टिबिलिटी होती है कि जितनी ज़्यादा बॉडी की ससेप्टिबिलिटी होती है कि बॉडी का उस डोज को लेने की कैपेबिलिटी कितनी है या फिर उसको क्योरिटी पावर उसकी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी, बॉडी को उसकी हायर पोटेंसी की डोज देनी पड़ेगी, और जितनी कम ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ही लो पोटेंसी की उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। अगर पोटेंसी ज़्यादा है तो उस डोज के अंदर या फिर उस मेडिसिन के अंदर मेडिसिनल वैल्यू जो है वो कम होगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंसी की होगी उतनी मेडिसिन वैल्यू कम होगी, जितनी लो पोटेंसी की होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू होगी। तो ससेप्टिबिलिटी के टर्म में देखेंगे तो जितनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी हाई पोटेंसी की देनी पड़ेगी, अगर लेस ससेप्टिबिलिटी है तो उसको डोज लो पोटेंसी की देनी होगी। अब ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, एज, सेक्स, हैबिट एंड एनवायरनमेंट, ये 3 मेन फैक्टर हैं। अब एज के ऊपर ससेप्टिबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, यंग अडल्ट और चाइल्ड के अंदर मैक्सिमम ससेप्टिबिलिटी होती है। ओल्ड एज के अंदर ससेप्टिबिलिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि वियर एंड टीयर स्टेज आ जाती है जिसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण जो बॉडी है वो लो पोटेंसी या फिर मीडियम पोटेंसी की जो डोजेज है उनको एक्वायर करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यंग चाइल्ड के अंदर और यंग एडल्ट के अंदर इनको क्या चाहिए, हायर पोटेंसी की डोज देनी चाहिए, जबकि ओल्ड एज के अंदर क्या देनी चाहिए हमें, मीडियम या फिर मीडियम और लो पोटेंसी की डोज हमें देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सेक्स की। तो फीमेल्स के अंदर जो मीडियम पोटेंसी की देनी चाहिए, जबकि मेल्स को हायर पोटेंसी की डोज देनी चाहिए। उसके बाद हैबिट एंड एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करती हैं, जो पर्सन एंगेज्ड है इंटेलेक्चुअल मेंटल वर्क के अंदर, एक्साइटमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस जिसके अंदर ज़्यादा है, जो लॉन्ग स्लीप कैरी करते हैं, उन सबको हायर पोटेंसी की क्या देनी चाहिए, हमें डोज देनी चाहिए। और जो पर्सन्स एंगेज्ड है फिजिकल लेबर के अंदर, मतलब जो फिजिकली ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका मेंटल वर्क कुछ नहीं है, और जो कम सोते हैं या फिर ड्रगिस्ट हैं, जो परफ्यूमर्स हैं, डीफ हैं, डंप हैं, इडियट्स हैं, इम्बेलिसल्स हैं, उन सबको क्या देनी चाहिए, लोअर पोटेंसी की डोज हमें देनी चाहिए। तो जो मेंटल वर्क के अंदर ज़्यादा एंगेज्ड हैं या फिर लॉन्ग स्लीप के अंदर हैं उनको तो देनी चाहिए हाई पोटेंसी की, और जो फिजिकल लेबर ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी स्लीप क्या है, लिटिल है, उनको देनी चाहिए लो पोटेंसी की। तो ये हैबिट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी।
उसके बाद हम बात करते हैं कि डोज के वेरियस काइंड क्या क्या हैं। वेरियस काइंड ऑफ डोजेज, कितने टाइप की डोजेज हो सकती हैं, मतलब क्या मैक्सिमम डोज, मिनिमम डोज, लीथल डोज, ये अलग अलग टाइप हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम डोज की। तो मैक्सिमम डोज क्या होती है? द लार्जेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ ए मेडिसिन विच कैन बी टेकन एट ए टाइम बाय पेशेंट और अडल्ट नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। तो मेडिसिन की वो मैक्सिमम अमाउंट या फिर लार्जेस्ट अमाउंट जो पॉसिबल है या फिर हम जो पेशेंट को दे सकते हैं जो कि उसके लिए हार्मफुल नहीं है, मतलब इतनी ही डोज देनी है कि उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करते ही अगर वो, मतलब हमें उसको वो मैक्सिमम क्वांटिटी देनी है कि जो वहाँ तक वो बेनिफिशियल है उस बॉडी के लिए, उसको हार्म नहीं कर रहा है। अगर उससे थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल होगा। तो उस लिमिट तक जो डोज दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डोज। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी जो मेडिसिन को बॉडी को दे सकते हैं जो हार्मफुल नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम डोज। उसके बाद बात करते हैं लीथल और फेटल डोज। ये क्या होती है कि ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सोलॉजिकल डोज भी बोलते हैं या फिर नार्कोटिक डोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये जो अमाउंट होती हैं, ये डोज की जो अमाउंट होती हैं वो लिविंग बीइंग की डेथ भी कॉज कर सकती हैं। मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल जो डोज होती है उसको बोलते हैं लीथल और फेटल डोज। मतलब किसी डोज की वो अमाउंट जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको बोल रहे हैं हम लीथल और फेटल डोज। उसके बाद बात करते हैं बूस्टर डोज क्या होती है। ये बॉडी के जो इनिशियल, उसके बाद बात करते हैं बूस्टर डोज क्या होती है। जब मान लेते हैं हमने कोई इनिशियल डोज, मतलब हमने कोई डोज ले ली, तो उसके एक्शन को इंक्रीज करने वाले को क्या बोल रही है, बूस्टर डोज। बूस्टर वर्ड से ही पता चल रहा है कि बूस्ट कर रही है, मतलब उसके काम को, किसी के काम को इंक्रीज कर रही है। तो बूस्टर डोज है तो वो डोज जो इनिशियल डोज के एक्शन को इन्हांस कर रहे हैं फिर इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम बूस्टर डोज। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शनल, रिफ्रैक्टिव या फिर डिवाइडेड डोज की। तो ये क्या होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ फुल डोज विच इज़ टू बी टेकन एट शॉर्ट इंटरवल। मतलब हम एक फुल डोज को एक ही टाइम पे ना लेकर उसको फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर लिया और उसको शॉर्ट इंटरवल के ऊपर हम ले रहे हैं। मतलब पर 1 घंटे, पर हावर के बाद ले लिया या फिर पर हाफ आवर के बाद ले लिया, मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स पे उस पूरी कंप्लीट डोज को हमने कर लिया फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड करके। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल डोज। फिजियोलॉजिकल डोज क्या होती हैं, वो डोज जो बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजी या जो फंक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट करने वाले को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डोज। स्टिमुलेट्स द नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो अपने बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इंक्रीज करने वाले, स्टिमुलेट करने वाले को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डोज। नाम इंडिकेट कर रहे हैं इसमें। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम डोज की। तो मिनिमम डोज क्या है कि इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ मेडिसिन थ्रो इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस द लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ वाइटल फोर्सेस एंड yet is sufficient to effect the necessary change in it। तो मिनिमम डोज हम किसको बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ उतनी ही अमाउंट डोज की लेनी है जो एक्साइट कर सके वाइटल फोर्सेस को। मतलब हमने कोई जैसे डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए डोज ली, तो मिनिमम डोज वो होगी कि वो सिर्फ डिजीज़ को क्योरेटिव पावर को स्टार्ट कर सके, मतलब वाइटल फोर्सेस को एक्साइट कर सके, उसको हम बोल रहे हैं मिनिमम डोज। तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी, वो कम से कम अमाउंट जो क्या है कि वाइटल फोर्सेस को एक्साइट कर सके और क्या कर सके कि नेसेसरी चेंज बॉडी के अंदर ला सके, उसको बोल रहे हैं हम मिनिमम डोज। अब जो मिनिमम डोज होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल टू पेशेंट, वो पेशेंट के लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगे क्योंकि इतनी कम अमाउंट में वो ली जाती हैं कि बॉडी को हार्म कर ही नहीं सकती। इट इज़ क्यूरेटिव नेचर, और वो क्यूरेटिव भी होती है नेचर के अंदर। नॉट टॉक्सिक इन नेचर एंड एक्शन हैज़ बिन प्रूव्ड, उसका एक्शन पहले प्रूव हो चुका है। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम वेरियस काइंड ऑफ डोजेस को हम कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे क्या है कि मिनिमम डोज को पढ़ा हमने, एक मैक्सिमम डोज को पढ़ा, फिर उसके बाद एक लीथल डोज आया। तो मिनिमम डोज तो क्या है कि वो मिनिमम अमाउंट है मेडिसिन की जो लेने पर क्या होता है पेशेंट क्योर हो सकता है या फिर पेशेंट के अंदर जो क्यूरेटिव पावर है वो स्टार्ट हो सकती है डिजीज़ के अगेंस्ट। उसके बाद मैक्सिमम क्या है, जो मैक्सिमम अमाउंट बॉडी को हम दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो बॉडी को हम दे सकते हैं, जो बॉडी के लिए क्या है नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं है वो। उसके बाद लीथल डोज क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा अगर हम बॉडी के अंदर डाल देंगे डोज के तो वो हो जाएगा बॉडी के लिए हार्मफुल।
हार्मफुल इतना हो सकता है कि वो डेथ भी कोज कर सकता है। तो ये तीन हो गए, मिनिमम, मैक्सिमम, लिथल। और उसके बाद हमने पढ़ा बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज क्या कर रही थी, जो इनिशियल डोज थी उसके एक्शन को इन्हांस कर रही थी। उसके बाद जो फ्रैक्शनल डोज है, एक जो बिग डोज है या फुल डोज है उसको फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करके शॉर्ट इंटरवल्स पे ले रहे थे। फिजियोलॉजिकल डोज क्या थी, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी या फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रही थी। ये वेरियस काइंड ऑफ डोजेस को हमने पढ़ लिया। उसके बाद मिनिमम डोज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा हमने कि वो पेशेंट के लिए हमेशा बेनिफिशियल होगी, क्यूरेटिव इन नेचर होगी, टॉक्सिक नहीं होगी बॉडी के लिए, और उसका एक्शन प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ डोज, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोपोलेक्सी और मेडिकेमेंटल रिपीटेशन। ये फार्माकोपोलेक्सी कई बार टर्म सिंगली यूज़ कर ली जाती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डोज। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, फिर वाइवा के अंदर ये टर्म पूछी जाती है, फार्माकोपोलेक्सी। तो क्या होती है फार्माकोपोलेक्सी, रिपीटेशन ऑफ डोज, मतलब डोजेस को रिपीट करना। ये नहीं कि डोज एक बार दे दी तो बस वो डिजीज़ क्योर हो गई, उसको रिपीट करना होता है फार्माकोपोलेक्सी। टू अचीव द रैपिड क्योर को, मतलब हमने कोई पेशेंट है, उसके कोई क्योर करना है, उसको ठीक करना है, तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो सिमिलम, मिनिमम डोज, और एक रिपीटेशन, मतलब डोज की कम से कम अमाउंट देनी है और डोज को क्या करना है, रिपीट करना है। और सिमिलम का मतलब है कि जो डिजीज़ है उससे रिलेटिव ही हमें क्या देनी है, उसको मेडिसिन या फिर हमें उसको डोज देनी है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेशन ऑफ डोज। अब हमें कोई डोज है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट क्या कर रहा है कि क्योर कर रहा है, डिजीज़ क्या हो रही है उसके अंदर कम होती जा रही है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डोज को रिपीट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द डिजीज़, अब डिजीज़ का क्या नेचर हो सकता है, उसके ऊपर बेसिस पे हम क्या सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ डोज दे सकते हैं। नेचर ऑफ डिजीज़ क्रोनिक या फिर एक्यूट। अब एक्यूट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जो मेडिसिन रिपीट की जाती है वो एवरी 24 आवर्स, 12 आवर्स, 8 या फिर 4 आवर्स के अंदर की जाती है, जबकि क्रोनिक डिजीज़ के अंदर रिपीट की जाती है 12, 15 या फिर 10 आवर्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ द रेमेडी, मतलब जो हमने उसको मेडिसिन दी है, फिर हम जो रेमेडी अपना रहे हैं उस डिजीज़ के लिए, उसका नेचर क्या, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डोज को रिपीट करते हैं। तो फार्माकोपोलेक्सी क्या हो गया, डोज को रिपीट करना है, क्या बोल रहा है फार्माकोपोलेक्सी। और डोज को रिपीट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसको रैपिड क्योर करना है, तो रैपिड क्योर के कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए डोज को रिपीट करना ज़रूरी है। उसके बाद डोज हम रिपीट कर रहे हैं, उसके ऊपर फैक्टर क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट हो सकता है, नेचर ऑफ द डिजीज़ या फिर नेचर ऑफ द रेमेडी। तो हमने पोस्टोलॉजी को अब कंप्लीट कर लिया है। हमने पोस्टोलॉजी के अंदर पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन, होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, उसके बाद ससेप्टेबिलिटी को पढ़ा ठीक से। उसके बाद हमने पढ़ा इसको ससेप्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद पढ़ा हमने वेरियस काइंड ऑफ डोजेस को, और उसके बाद हमने पढ़ा फार्माकोपोलेक्सी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।